हेलो दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान, जिसको बोलते हैं इंडियन पॉलिटी। और ये जो सब्जेक्ट है, ये सारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, या फिर स्टेट पीसीएस हो। ये जितने भी एग्जाम हैं, ये सब में पॉलिटी के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए आज से हम इसके पहले चैप्टर का शुरुआत करते हैं, और जो है ब्रिटिश शासन का विकास और भारतीय संविधान। ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का विकास हुआ, उसी तरीके से हमारे भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि तैयार होती रहती है। तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं इसकी किस पृष्ठभूमि में। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर सबसे पहले अंग्रेज कब आए। तो आ तो गए थे पहले ही, लेकिन इनका जो पहला जो बेस बना एक आधिकारिक रूप में, वो बना 1608 में। और 1608 में जो है वो अंग्रेज व्यापारिक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनकी कंपनी का नाम जो था, वो भारत आए। अब देखिए इसमें कुछ मोड़ है, हम मोड़ इसलिए पढ़ेंगे कि देख आगे जब स्लाइड देखेंगे तो उसमें देखें कि ये मोड़ कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट। सबसे पहला महत्वपूर्ण मोड़ आया, वो आया 1765 में। 1765 में क्या हुआ कि आपने तो सुना ही होगा कि जब बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, तो बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ था कि मुगल हार गए। मुगल हारे, और मुगल कौन थे? तो मुगल भारत के प्रतिनिधि कर रहे थे, उस समय इंडिया का प्रतिनिधि कर रहे थे मुगल। अब जब मुगल ही हार गए तो क्या हुआ कि इंडिया हारा। तो इंडिया हारा तो क्या करना पड़ा इनको कि एक ट्रीटी करना पड़ा। ट्रीटी किससे करना पड़ा? तो ट्रीटी करना पड़ा इनको अंग्रेजों से। तो सबसे पहला जो हुआ मोड़ आया वो है 1765 में। 1765 में क्या हुआ कि कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार था, वो दीवानी अधिकार किसको दे दिया गया? तो दीवानी अधिकार दे दिया अंग्रेजों को। तो राजस्व और नागरिकों पर नियंत्रण का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को। ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज है कि बक्सर की लड़ाई के बाद कौन थे? सम्राट शाह आलम। तो सम्राट शाह आलम जो थे, वही सम्राट शाह आलम ने इनको ये अधिकार दे दिया। इन्हीं से ट्रीटी साइन हुई थी और इन्होंने दे दिया। अब जब ये हुआ तो इसके बाद एक अगला मोड़ आता है, वो आता है 1857 की क्रांति। अब आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखिएगा कि हर घटना के पीछे, या चाहे कोई एक्ट बना हो चाहे या फिर कुछ भी हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ घटना जरूर घटा है। जैसे आप ये देख रहे हैं 1765 का जो महत्वपूर्ण मोड़ आया, तो इसके पीछे 1764 का एक जो बक्सर की लड़ाई थी वो इंपॉर्टेंट था। 1857 जब आप देख रहे हैं तो 1857 में क्या था कि जब ये 1857 की लड़ाई हुई तो इसके बाद क्या हुआ, 1858 का एक्ट लेकर आया। यानी कि जैसे कुछ घटना होगा, अंग्रेज वैसे एक नियम और एक विधि लेकर आएंगे। तो इस समय क्या हुआ कि ताज का शासन हो गया। अब देखिए 1858 से पहले क्या हो रहा था कि जो अंग्रेज थी वो अंग्रेज की व्यापारिक कंपनी के रूप में काम कर रही थी। लेकिन 1858 के बाद क्या होगा कि जो ब्रिटेन का क्राउन था, जो ताज था, वो भारत पर शासन करने लगेगा। तो यहां से एक और मोड़ आएगी। ठीक है। और ये जो चलेगा 1947 से चलेगा, और 1947 में भारत आजाद होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि संविधान देखेंगे कि 1950 को संविधान बना। तो उसमें क्या होगा कि 46 में संविधान सभा का गठन किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। तो अब ब्रिटिश शासन के विकास और भारतीय संविधान को देखें तो यहाँ पर हम लोग इसको दो भागों में बांटकर देखेंगे। पहला भाग वो होगा जब कंपनी का रूल था, यानी जब 1608 में आपने पढ़ा था पीछे कि जब 1608 में कंपनी आई, तो 1608 में जब कंपनी आई तो उसके बाद से लेकर के कैसे कैसे एक्ट बनना स्टार्ट हुए। दूसरा हम पढ़ेंगे कि जब कंपनी का रूल खत्म हुआ और 1858 में क्या हुआ कि क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ। तो जब क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ तो क्राउन यानी कि जो ब्रिटेन की सरकार थी, वो ताज थी, वो आखिर ताज यहाँ पर 1947 तक कैसे यहाँ पर अपना शासन चलाया। तो चलिए एक एक करके हम सारे एक्ट को देखेंगे। तो इसमें कितने एक्ट हैं? तो इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786, उसके बाद चार्टर एक्ट आएंगे। चार्टर एक्ट जो मुख्य रूप से क्या था कि ये व्यापार से संबंधित था, यानी कि जो कंपनी थी इसको सरकार के द्वारा चार्टर दिया जाता था कि आप जैसे 20 सालों के लिए कर सकते। आप देखिएगा यहाँ पे तो क्या है कि सबके बीच में ना 20 साल का फर्क नजर आएगा आपको। तो 20-20 साल के चार्टर दिया जाता था कंपनी को कि आप आपके लिए वहां पर व्यापार आप कर सकते हैं 20 सालों तक। तो चार्टर एक्ट को देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से स्टार्ट करेंगे।
इसको गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया ही बोलते हैं, क्योंकि क्राउन का मानना था कि जो हम नियम ला रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, ये वहां के लिए गुड गवर्नमेंट के लिए है। उसके बाद देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, क्योंकि जब ये नियम लाएंगे यहाँ पर तो उसके बाद सोचेंगे ना 1857 के क्रांति के बाद कि अब भारतीयों को मिलाया जाए, तो इसके लिए क्या करें, काउंसिल एक्ट लाएंगे, यानी कि अपने काउंसिल में क्या करेंगे, ये भारतीयों को शामिल करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लाएंगे काउंसिल एक्ट भी लाएंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे मेंबर को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, 9 में लाएंगे, 92 में लाएंगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आएगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 लास्ट में जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आएगा। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट था क्या। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट समझने के पहले ना आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझिए। जैसे इंडिया क्या था, कि मान लीजिए ये इंडिया है, यहाँ ब्रिटेन है। अब इंडिया में क्या हुआ कि कंपनी तो व्यापार कर रही थी, अब इनको कंपनी को व्यापार करने में क्या हुआ कि धीरे धीरे पैसे कम होने लगे। जब पैसे कम होने लगे तो क्या हुआ कि फिर ये चाहते थे कि पैसे कहाँ से आए, तो ये कंपनी वाले जो थे ये ब्रिटेन के सरकार से बोले, जो वहां पे संसद थी, कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब आप एक बात समझिए कि वहां के संसद से पैसे मांग रहे हैं, तो संसद जो वहां की मेंबर जो होगी वो क्या बोलेगी कि भाई पैसे तो देंगे लेकिन हम क्या करेंगे, रेगुलेट भी करेंगे। तो वहीं से एक शब्द निकल करके आया, वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी कि अब धीरे धीरे कंपनी पर क्या होगा, इनका अधिकार स्थापित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे इस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, कि जो बंगाल के गवर्नर था उसको क्या किया कि बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया। पहला क्या किया, बंगाल गवर्नर को बंगाल इसका गवर्नर जनरल बना दिया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने, ये थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये दो फैक्ट याद रखना है, क्या, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, और पहला कौन हुआ, वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए, अब इनको गवर्नर जनरल तो बना दिया, लेकिन इनके सहायता के लिए अब क्या करेगा, अब एक 4 मेंबर का एक कार्यकारी परिषद भी बनाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, गवर्नर जनरल बंगाल के बनाया, पहले वारेन हेस्टिंग्स, और इनके लिए 4 सदस्यों का कार्यकारी परिषद। ठीक है, इतना कंप्लीट है। अब इसके आगे देखेंगे, हमने क्या बोला था आपको कि रेगुलेटिंग एक्ट है, तो क्या करेंगे, रेगुलेट भी करेंगे और सेंट्रलाइजेशन भी बढ़ाएंगे। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या करेंगे कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी जो है, इसको कहाँ ले आएंगे, बंगाल के सबऑर्डिनेट में ले आएंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर ना गवर्नर जनरल बना दिया है, और बॉम्बे और मद्रास वालों को बोला कि भाई अब आपका जो है वो लगभग अधिकार कहाँ चला गया, बंगाल के पास। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे, 74 में ही एक्ट था 73 का, इसी एक्ट के अनुसार 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा और इसकी स्थापना होगी। ठीक है, और इस स्थापना में क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, और शायद मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, ये था एलिजा इम्पे। ठीक है, इसके बाद 5वां पॉइंट जो है वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन लेकर के आएंगे, किस पे, तो इस रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा कि जो कर्मचारी थे, वो देखिए कर्मचारी क्या कर रहे थे ना कि बहुत ज्यादा घुसखोर हो गए थे, पैसे ले ले रहे थे, पैसे लेकर काम कर रहे थे। तो अब बोले कि भाई अब एक काम करो, आपका जो प्राइवेट ट्रेड है, ये प्राइवेट ट्रेड आपको अब बंद करना पड़ेगा। और क्या बोला कि जो ब्राइब आप ले रहे हैं, लोगों से गिफ्ट ले रहे हैं, उसको भी बंद करना पड़ेगा। तो क्या देख रहे हैं आप ना कि ये रेगुलेटिंग करके धीरे धीरे अब यहाँ से क्या हो रहा, स्टार्ट हो रहा है, कंपनी पे शिकंजा स्टार्ट हो रहा है, और कंपनी को जितने भी ब्राइब और जो गिफ्ट ले रहे थे उससे प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, यानी निजी व्यापार बंद, रिश्वत बंद, उपहार नहीं ले सकते हैं। अब क्या किया गया, अब देखिए, अब रिस्ट्रिक्शन तो लगा रहे, रेगुलेट तो कर रहे हैं, तो रेगुलेटिंग के लिए क्या करेंगे अब, तो रेगुलेटिंग के लिए करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे। अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ेगा, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक लाएंगे। ठीक है, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा कि जितने भी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामला था, सबका रिपोर्ट कहाँ करना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, तो ये था इतने सारे पॉइंट, क्या क्या था, पहला
बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, पहला वारेन हेस्टिंग्स, इसके लिए 4 सदस्यीय मेंबर लाया गया। क्या किया गया, बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अंदर सबऑर्डिनेट कर दिया गया, यानी उनके अधीन कर दिया गया। इसी समय कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापना किया गया। एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, और कौन थे, एलिजा इम्पे। ठीक, कर्मचारियों के द्वारा निजी व्यापार और रिश्वत उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट देनी पड़ती थी। अब चलिए आगे। इसके बाद अगला जो एक्ट है, यानी सेकंड एक्ट जो हमारा है, वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, ये है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, इसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कहते हैं। इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल और परिषद को आधिकारिक कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत थे ये, अब बोला कि नहीं, गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दे दिया। ठीक है, बोला कि आप इनके अधिकार क्षेत्र से मुक्त हैं। दूसरा क्या किया कि राजस्व से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रख। अब देख रहे हैं आप कि अब गवर्नर जनरल जो बनाया है 1773 में, इस 1773 में इसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे अधिकार दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अधिकार से मुक्त कर दिया, उसके बाद राजस्व से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रख दिया। अगला क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को व्यक्तिगत कानूनों, यानी हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून को लागू करना था। ठीक है, यानी कि यहीं से स्टार्ट हुआ हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग कानून लागू स्टार्ट हुआ। अब प्रांतीय न्यायालयों से अपील गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाती थी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। देख रहे हैं आप, ये जो प्रांतीय न्यायालय है, जाना कहाँ चाहिए था, जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट या अपर कोर्ट में, लेकिन नहीं, कहाँ जाएगा ये, तो गवर्नर जनरल के पास। देख रहे हैं, तो गवर्नर जनरल को धीरे धीरे पावर बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद अगला जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम बनाने के अधिकार दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए कि इस एक्ट में मुख्य रूप से क्या किया गया कि अमेंड किया गया। अमेंड में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को, परिषद को क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया, राजस्व से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गए। अब हिंदू और मुस्लिम कानून अलग अलग बनाए जाएंगे। ठीक है, लागू करना था अलग अलग। प्रांतीय जो मैटर होगा, प्रांतीय मैटर को क्या करेंगे, इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाकर गवर्नर जनरल के पास जाना था। ठीक है, और गवर्नर जनरल काउंसिल को क्या किया, प्रांतीय न्यायालय के लिए नियम बनाने का अधिकार दे दिया। यानी गवर्नर जनरल जो है काउंसिल, उनका वही क्या करेंगे कि प्रांतीय न्यायालय के लिए नियम भी बनाएंगे। तो यानी कि एग्जीक्यूटिव फिर जुडिशियरी हो गया। आप देखिए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहला पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा पढ़ा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि कंपनी के वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल और पॉलिटिकल कार्यों को अंतर कर दिया गया। यानी कि देखिए कंपनी, पहले दोनों कार्य एक था, अब क्या किया गया कि यहाँ पर पॉलिटिकल अलग होगा और कॉमर्शियल अलग होगा, यानी कि दोनों को अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद क्या लाया गया कि यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर द्वैत शासन लाया गया। अब देखा, डबल गवर्नमेंट, द्वैत शासन। अभी द्वैत शासन था क्या, तो इसमें क्या किया गया, पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। कहाँ पढ़े थे हम लोग, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर होंगे और जितने भी मामले थे इनको सौंपना होता था। लेकिन यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही बनाया गया। बोला कि कॉमर्शियल होगा वो कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो पॉलिटिकल होगा वो कौन देखेगा, तो वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि कॉमर्शियल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब चलिए आगे। अब यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इंपावर्ड टू सर्वाइव ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल, मिलिट्रीज एंड रेवेन्यू अफेयर्स, यानी नागरिक, सैन्य और राजस्व के सभी मामले कौन देखेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहले सब कौन देख रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, लेकिन अब बोला कि नहीं, पॉलिटिकल मामला जितना होगा कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। उसके बाद कंपनी के अधीन पहली बार क्या बोला गया कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है वो भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले देखिए, शुरू से देख लीजिए, कॉमर्शियल पॉलिटिकल अलग कर दिया गया।
डुअल गवर्नमेंट लाया गया, पहले लग नहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही नहीं रहेगा, एक और रहेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी रहेगा। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, मैटर देखेगा, क्या देखेगा, नागरिक सैन्य और राजस्व से जुड़े मामले देखेगा, ठीक है। और कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उसको पहली बार क्या बोला गया, भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। अगला जो कानून है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर का आए तो सीधा समझ लीजिए कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार की बात हो रही है। इसमें क्या किया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 20 इयर्स के लिए क्या किया गया, इनके व्यापारिक एकाधिकार बढ़ गए हैं। कहा, चार्टर एक्ट 1793 1793 में। इसमें क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन कहां से मिलेंगे, भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। देख रहे हैं आप कैसे यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारत का पैसा, ठीक है, और इनको अब दिया जाएगा, कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए कि और इसको गवर्नर जनरल को और पावरफुल बना दिया गया, बोला कि अपनी परिषद के जो निर्णय है उसको आप ओवरराइड, रद्द कर सकते हैं, ठीक है। चौथा था उसमें कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण और अधिक मजबूत कर दिया गया। देख रहे हैं धीरे धीरे बॉम्बे मद्रास का क्या हो रहा है, इसके सारे पावर छीने जा रहे हैं, बंगाल को दिए जा रहे हैं। इसके बाद क्या था कि वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर करने का नियम बनाया गया, यानी कि पदोन्नति कैसा होगा, सिर्फ सीनियरिटी के मामले पर, ठीक है। इसने ब्रिटिश अधिकारियों को क्या किया कि भारतीय पैसे से वेतन देना परंपरा शुरू किया, जिसे 1919 तक भारतीय धन से निष्कासन, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, का निष्कासन। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये चार्टर एक्ट 1813 यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम। तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है, पहला चार्टर अधिनियम कब आया, 1793 में, दूसरा कब आया, 1813 में, यानी कि 1813 में। ये भी था किस लिए, चार्टर का मतलब ही था व्यापार के लिए, लेकिन अब देखिए क्या करेगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो मोनोपोली बनी हुई थी इनकी, मोनोपोली को क्या किया, अबॉलिश कर दिया, कंपनी के ट्रेड को, मोनोपोली को। लेकिन बोला 13 में कि नहीं, केवल जो चाय है और चीन के साथ जो व्यापार है उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, यानी कि दो को छोड़कर चाय और चीन के साथ व्यापार को, कंपनी के मोनोपोली को खत्म कर दिया। एक कंपनी आई थी किस लिए, व्यापार करने, लेकिन ये ट्रेड क्या, ये एक्ट क्या बोला कि नहीं, आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी। उसके बाद क्या बोला कि भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन यानी ताज की संप्रभुता स्पष्ट की गई, ठीक है। बोला कि कौन, तो ताज जो है वो संप्रभु है। देखिए 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बोला कि मैं अब नियंत्रण करूंगा, ठीक है, लेकिन नियंत्रण करूंगा, लेकिन अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, कंपनी की ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी है, स्पष्ट हो गई। क्यों, क्योंकि मोनोपोली खत्म। ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म ज्ञान का प्रचार करने की अनुमति दी गई। या एक ध्यान में दीजिएगा कि इसमें मुख्य रूप से दो काम, पहला तो व्यापारी का अधिकार खत्म कर दिया गया, दूसरा बोला कि ईसाई जो मिशनरी हैं, अब ईसाई मिशनरी क्या करेंगे कि आओ और यहाँ पर क्या करो, धर्म का प्रचार करो, ठीक है, यानी बुक बांटो, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो। तो ये सारा कहां से बोला गया, ईसाई मिशनरियों को 1813 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। शिक्षा और विज्ञान के प्रचार के लिए सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। बोला कि शिक्षा और विज्ञान के प्रचार क्या करेंगे, साल में 1 लाख रुपए खर्च करना। अब सोचिए आप, ठीक है। उसके बाद बोला कि स्थानीय सरकारों को लोगों पर टैक्स लगाने और भुगतान न करने पर दंड देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो चार्टर एक्ट में क्या किया गया, मोनोपोली खत्म, दूसरा ताज की संप्रभुता को स्पष्ट कर दिया इसने, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई, शिक्षा और विज्ञान के लिए 1 लाख रुपए का खर्च, और स्थानीय सरकार क्या करेगा, लोगों पर टैक्स लगाएगा
और भुगतान अगर लोग नहीं करते हैं तो क्या करेगा, उनको दंड भी देगा। इसके बाद अगला एक्ट है जिसका नाम है 1813 का चार्टर एक्ट। हर चार्टर एक्ट 20 साल पर आ रहा है, तो ये है 1833 का चार्टर एक्ट, सॉरी 33 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या बोला कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया, और क्या बोला कि भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि जो देखिए जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं इनको बोला कि अब आप इंडिया के गवर्नर जनरल हो गए, ठीक है। अब आपका नाम बंगाल का नहीं रहा सिर्फ, अब आपका इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना इंडिया का, तो ये बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। 1773 में आपने क्या पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम, बंगाल के गवर्नर जनरल को सॉरी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। इसमें क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया, बोला कि अब आप भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे, और पहले कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा इसने क्या किया कि गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत की सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां सौंप दी, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज देखिए कि अब इसको भारत का बना रहा है, इंडिया का बना रहा है, तो अब इसको और पावर देगा। तो क्या बोला कि भारत के जितना भी नागरिक और सैन्य शक्तियां हैं सब आपको दे देते हैं, लीजिए। और बॉम्बे और मद्रास का आप देख रहे थे क्या कर रहा था कि बंगाल के सबऑर्डिनेट कर रहा था, तो अब क्या बोलेगा कि इनकी विधायी कानून बनाने की शक्तियां अब आपको नहीं रह गई, लीजिए। यानी कि बॉम्बे मद्रास की जो भी बची खुची शक्तियां थी सबको यहां पर क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से क्या हुई, एक प्रशासनिक इकाई बन गई, ठीक है। व्यापारिक गतिविधियां समाप्त, ठीक है। पहले मोनोपोली था, लेकिन नहीं, अब क्या, अब आप एक प्रशासनिक इकाई बन गए हैं, व्यापारिक जो गतिविधियां थी आपकी अब समाप्त। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य भी जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट है समझिएगा इसको, चौथा सदस्य जोड़ा गया, और जिसका नाम क्या था, लॉर्ड मैकाले, और ये वही मैकाले है जिसका नाम आप सुनते हैं, ठीक है। तो एक विधि सदस्य जोड़ा गया 1833 में जिसका नाम था मैकाले। अब इसके बाद है कि एक्ट वर्सेज रेगुलेशन, ठीक है, लॉ। अब इसमें अधिनियम में क्या किया गया, कानून के रेगुलेशन कहा जाता था, उन्हें अब क्या बोला जाने लगा, एक्ट, ठीक है। पहले के कानून क्या थे, रेगुलेशन बोला जाता था, लेकिन अब क्या है, अब इसको एक्ट बोला जाए, यानी कि अब अधिनियम, यानी कि अब अधिनियम को समझ रहे क्या है, अधिनियम को एक बिल्कुल एकदम सोच समझ तरीके से पारित करके लाया हुआ कानून है। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट काम किया गया, वो था सिविल सेवा को लेकर के। सिविल सेवा के लिए क्या किया कि खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध में ये भी असफल हो गया, ठीक है। इसने प्रयास तो किया कि सिविल सेवा जो है, तो सिविल सेवा की भर्ती हो उसमें खुली हो, प्रतियोगिता खुली रूप से हो, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाले नहीं माने। अब है चार्टर एक्ट 1853, यानी कि 1853 का चार्टर एक्ट। अब देखिए पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है इसमें विधायी कार्य उनकी, यानी कि जो विधि बनाने का कार्य है, जो कानून बनाने का कार्य है, और कार्यकारी, कार्यकारी का मतलब कि लागू करना, ये विधायी मतलब बनाना और कार्यकारी मतलब लागू करना, ये दोनों को अलग अलग, जैसे आज कैसे है, आज विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, वैसे ही विधायिका और कार्यपालिका को पहली बार कब अलग किया गया, ये किया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उसके बाद एक अलग भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई, एक छोटी सी संसद थी और उसी की तरह काम करती थी, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा था सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। देखिए सबसे पहला स्टार्ट कब हुआ, 1833 में, 1833 में, लेकिन खुली प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई, ये हुई चार्टर एक्ट 1853 यानी कि 1853 में। और ये अब आते हैं कि 1854 में एक मैकाले समिति बना, और मैकाले समिति किस पर बना था, ये था सिविल सेवा पर, यानी किसी की नियुक्ति के लिए बना मैकाले समिति, ठीक है। विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया गया, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, आगरा से 4 सदस्य लिए गए, ठीक है। यानी कि विधान परिषद में क्या किया गया
कि स्थानीय प्रतिनिधित्व को शुरू किया गया। अब बोला कि भाई जो स्थानीय लोग प्रतिनिधित्व है उनको भी विधान परिषद में लाया जाए, और 4 सदस्य लाएगा। 4 सदस्य कहाँ से थे? ये थे मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से। ये सब किसमें हो रहा है? ये सब हो रहा है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। कंपनी के शासन को बढ़ाया, लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर दी। पहले क्या कर रहा था, आप ध्यान दीजिए, तो पहले हर चार्टर एक्ट में 20 साल का होता था कि 20 साल का चार्टर दिया जाएगा, लेकिन इस बार क्या किया, बोला कि नहीं, हम कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे। आप सोचिए कि समय सीमा निर्धारित नहीं करा मतलब क्या है, कि वो भी जो भी दे रहा था छूट, वो भी अब खत्म करने वाला होगा। तो इसके बाद जो आता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसे गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोला था। अब देखिए होता क्या है कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि जो है वो है 1857 से 1857 की लड़ाई होती है। इस 1857 की लड़ाई में कई जगह विद्रोह होते हैं। अब इस विद्रोह में क्या होता है कि अंग्रेजों का बहुत नुकसान होता है, तभी मजबूर होकर एक एक्ट लाते हैं जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, यानी कि 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। बोला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप 1608 में भारत में आकर अपना जो स्थापित किए थे, आए तो पहले थे लेकिन 1608 में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया था। वो पहला सूरत में किया था, लेकिन सूरत में वो हो नहीं पाया था स्टार्ट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। अब बोला कि नहीं, अब क्या होगा कि शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, यानी कि अब कौन देखेगा, अब इंग्लैंड या जो ब्रिटेन जो है, अब ये ब्रिटेन सीधा बोले कि नहीं, क्राउन देखेगी अब शासन को पूरी तरीके से। ठीक है, पदनाम इसमें क्या था कि जो भारत के गवर्नर जनरल जो था, जो नहीं आप देखें कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल को बोल दिया कि भारत का गवर्नर जनरल, अब इसका क्या करेगा, तो इसको बदल के भारत का वायसराय कर देगा कि अब आप गवर्नर जनरल, आप क्या हो जाइए, अब हो जाइए आप भारत का वायसराय। तो गवर्नर जनरल से नाम बदल कर वायसराय कब किया गया, ये किया गया 1858 के एक्ट में। अब देखिए पहला वायसराय कौन बनेंगे, वो बनेंगे लॉर्ड कैनिंग। आपने इससे पहले 1833 में क्या पढ़ा था कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे, और जब गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय किया, तो इस समय पहले वायसराय कौन बने, तो वो बने लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, आपने समझा ना कि जो डुअल गवर्नमेंट, जो द्वैत शासन जो प्रणाली लेकर आया था कि एक व्यापार देखेगी। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखता था, पॉलिटिकल मैटर, और ये क्या देखता था, कमर्शियल मैटर। जो पॉलिटिकल और जो कमर्शियल मैटर मिलकर दोनों देखती थी, अब बोला कि नहीं, दोनों खत्म, अब जो द्वैत शासन प्रणाली है वो नहीं चलेगी। ठीक है, इसके बाद एक नया पद बनाया गया जिसका नाम था भारत का राज सचिव, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार था। यानी कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं रहेंगे, अब कौन रहेंगे, भारत के राज सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनको ही मिलेगा पूरा का पूरा अधिकार। ठीक है, और राज सचिव की सहायता के लिए क्या बोला कि 15 सदस्यीय भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो 15 जो सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई, वो क्या थी, एक मात्र सलाहकारी निकाय थी। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले एक्ट में, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अब आप एक चीज समझिए, इससे पहले हमने एक एक्ट पढ़ा था 1858 का एक्ट। ये जो एक्ट आया था, ये आया था 1857 के विद्रोह से। इस विद्रोह में क्या हुआ था कि कई जगहों पर भारतीयों ने, इन्होंने क्या किया था कि विद्रोह किया था। ठीक है, अब इस विद्रोह में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीयों जो राजवाड़े हैं या फिर जो पावरफुल लोग हैं, इनको शामिल किया जाए। ठीक है, कहाँ शामिल किया जाए, अपने
काउंसिल में। इसके ही लिए इन्होंने यहां से स्टार्ट किया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो ये पहला काउंसिल एक्ट था 1861 में। इसमें क्या करेंगे कि वायसराय ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया। कैसे? ये था गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, 3 कौन कौन थे मेंबर? सबसे पहले थे राजा ऑफ बनारस, यानी बनारस के राजा। दूसरा थे महाराजा ऑफ पटियाला, यानी पटियाला के महाराजा। और तीसरा थे सर दिनकर राव। ठीक है, अब देखिए कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो शक्तियां छीन रही थी, ठीक है, वो कहां छीन ली गई थी? 1833 पूरी छीन ली गई थी। अब क्या किया गया? इसको पलट दिया गया। बोला कि नहीं, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां बहाल कर दी जाए। अब देखिए जगह जगह पे विद्रोह हुआ, तो अब अंग्रेजों को लग रहा कि नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, यानी कि जगह जगह से लोग इसको ध्यान दें। तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की शक्तियां क्या कर दिया जाएगा? उनको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था। ठीक है, तो जो जैसे कि भारत का तो मैप अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो देखिए इस एरिया में जो यहाँ ना, जैसे देखिए यहाँ पे बंगाल जो है ना, और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, यानी कि इस एरिया में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर और पंजाब, ठीक है, वो एरिया। ठीक है, तो ये तीनों एरिया है, इसमें एक नई विधान परिषद स्थापित की गई। ठीक है, तो क्या बोला कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब, ये तीनों में क्या किया जाएगा? नई विधान परिषद बनाएंगे। ठीक है, देखा है कैसे डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है। बॉम्बे मद्रास की प्रेसिडेंसी की शक्तियां वापस दे दिया, इन लोग तीनों में नया विधान परिषद बना दिया गया। और इस बार लॉर्ड कैनिंग द्वारा क्या किया गया कि 1859 में एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू किया गया। पोर्टफोलियो क्या था? ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब आप ये समझ जाइए, जैसे आज भी तो पोर्टफोलियो सिस्टम ही है। संसद में जो हमारे मंत्री हैं वो क्या करते हैं कि मंत्री को हर एक विभाग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वैसे ही पोर्टफोलियो दिया गया कि सभी मंत्रालय जो हैं वो अलग अलग मेंबर देखेंगे। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का सिस्टम वही था कि विभागीय प्रणाली ला गया कि अलग अलग विभाग में बांटा जाएगा और अलग अलग विभाग के अलग अलग लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे भी क्या है, ये पोर्टफोलियो सिस्टम भी जो है वो एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन ही है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 2 पिलर पर टिका था। पहला जो था वो था कि भारतीयों को जो है वो शामिल करो, और दूसरा था वो था कि डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जहां जहां पे आपको लग रहा है कि सेंट्रलाइजेशन है, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। ठीक है, और वायसराय की परिषद की मंजूरी के बिना ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दे दिया गया। वायसराय को बोला कि आप बिना किसी के मंजूरी के ऑर्डिनेंस जारी, आज भी तो ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, लेकिन आज क्या है कि उनको परमिशन लेना पड़ता है लोकसभा से, राज्यसभा से। ठीक है, लेकिन उस समय क्या बोला कि परिषद मंजूरी के बिना, किसी मंजूरी के, लेकिन हाँ ये मात्र 6 मंथ तक वैध रहेगी। ठीक है, तो इसी को ध्यान देना है। इसके बाद अगला जो है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, अर्थात 1852 का काउंसिल एक्ट। अब देखिए काउंसिल एक्ट में क्या था? भारतीयों को शामिल करना है। अब जब शामिल करना है तो क्या करेगा कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या और बढ़ा दो। पहले, इससे पहले आप क्या देखे थे कि 3 को शामिल किया गया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ठीक है, इसमें क्या बोला कि गैर सरकारी सदस्यों को और बढ़ाओ। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे अब क्या करेगा कि धीरे धीरे ना अब भारतीय जो गैर सरकारी सदस्य होंगे या फिर जो यहाँ पर होंगे सदस्य विधान परिषद के, इनको बोलेगा धीरे धीरे अधिकार दो। ठीक है, तो अधिकार कैसे देगा? तो परिषदों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया। बोला कि अब आप क्या कर सकते हैं, जो बजट हम पास करेंगे उस पर चर्चा परिषद में अब हो सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकते। यानी कि बस क्या कर सकते हैं, बस चर्चा करेंगे, वोट का अधिकार नहीं देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे
कि सदस्य जो हैं वो कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकेंगे, जो यानी कि जो मेंबर जो है यहाँ के वो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये नियम लाया, आपने ये बजट पास किया, कुछ भी किया, तो ये क्यों किया ऐसा। ठीक है, यानी बजट पर चर्चा और सदस्य जो है कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन वोट आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिफारिश के आधार पर नामांकन शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ, तो जो मेंबर आएंगे वहां से, तो अब क्या करेंगे, सिफारिश पर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव का एक छिपा हुआ रूप था। आज हम लोग अप्रत्यक्ष प्रणाली में देखते हैं ना, जैसे राष्ट्रपति हो गए या फिर जो हमारा राज्यसभा है, वहां पर क्या होता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का छिपा हुआ जो रूप था वो कहां से आया, वह इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 से। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि यहां से आया, लेकिन मैं एक बता रहा हूं, यहाँ से एक छिपा हुआ रूप नजर आया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग कि विश्वविद्यालयों में, सॉरी, नामांकन जो था, यहाँ पर आप देख रहे हैं नामांकन, तो नामांकन कैसे होगा, नामांकन होगा विश्वविद्यालयों से, जमींदारों से और वाणिज्य मंडलों से, यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर। यानी कि जो विश्वविद्यालय के होंगे, जमींदार होंगे और वाणिज्य मंडल होंगे, ये जिसको बोलेंगे कि भाई इसको चुन लो, तो इसको चुन लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर तो कुछ वैसा था नहीं कि कुछ वो करना था, जैसे बस नियुक्त करना था, मान के एक तरीके से ना कि किसी ने सिफारिश कर दिया और हमने नियुक्त कर दिया, इसलिए यहाँ पर चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं था। लेकिन भारत में प्रतिनिधि प्रणाली का नींव रखने वाला कौन है, वो यही एक्ट है। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत में प्रतिनिधि प्रणाली का नींव किस एक्ट ने रखा, तो वो रखा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसके बाद देखते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉडले मिंटो क्यों, क्योंकि मॉडले जो थे वहां के भारत सचिव थे और मिंटो जो थे यहाँ से वायसराय थे, तो इसीलिए आया यहाँ पर मार्ले और मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसी मॉडले मिंटो रिफॉर्म ने क्या किया, भारत में विभाजन का बीज बोया। अब क्यों बोया बीज, हम देखेंगे कि आखिर भारत में जो विभाजन हुआ 1947 में, ये 1947 का जो विभाजन का बीज था वो 1909 क्यों रहा। ठीक है, तो आज हम इसको समझेंगे। सबसे पहले देखें केंद्रीय विधान परिषद का जो आकार था 16 से बढ़ा कितना कर दिया गया, 60। बोला कि केंद्रीय विधान परिषद है, इसके सदस्य अब टोटल कितने होंगे, 60, पहले था 16। ठीक है, केंद्रीय परिषद में क्या बोला, सरकारी बहुमत बनाए रखा जाएगा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी। पहले क्या बोल रहे थे कि गैर सरकारी सदस्य रहेंगे लेकिन बहुमत नहीं रहेगी। यहाँ पे बोला कि केंद्रीय में तो सरकारी बहुमत ही रहेगी हमारी, लेकिन प्रांतीय में हम लोग गैर सरकारी बहुमत रख सकते हैं। तो 2 पॉइंट देखें हम लोग कि 16 से बढ़ा के कितना कर देंगे, 60। केंद्रीय में क्या करेंगे, सरकारी बहुमत, और प्रांतीय में गैर सरकारी बहुमत। यहाँ पर पहली बार कोई भारतीय वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ। देखिए भारतीय जो वायसराय जो थे, इनकी कार्यकारी परिषद में इससे पहले कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, लेकिन यहाँ पहली बार किसको शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को। और ये किस रूप में शामिल हुए, ये हुए एक विधि सदस्य के रूप में। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है वो 1909 में भारतीय वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल अर्थात सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको बोलते हैं, उसकी अवधारणा स्वीकार करके मुस्लिमों के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। ठीक है, अब क्या बोला गया कि जो मुस्लिम मेंबर जो हैं उनको वोट मुस्लिम लोग ही देंगे। ठीक है, यानी कि जो एरिया जो था वहां पे जिसमें मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां पर जो मुस्लिम लोग हैं तो उनको कौन करेंगे, सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। अब देखिए हमने क्या बोला था कि विभाजन के बीच इसी ने बोया, कैसे बोया, ये बोया पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा इसने विभाजन के बीज बो दिए। अब देखिए कि अब ये बोलेगा सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम और हिंदू। अब जब इतना कर दिया तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे
पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी इंडिया। ठीक है, तो ये धर्म के आधार पर ये क्या बोलेंगे मुस्लिम की, हमें एक पाकिस्तान जैसे देश चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति। इससे पहले क्या पढ़ा था कि बजट पर आप चर्चा तो कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। ठीक है, वो था। यहां पर क्या किया गया कि बजट पर अब आप प्रस्ताव पेश कर सकते हैं कुछ, जैसे बजट पर कोई प्रस्ताव पेश करना हुआ तो प्रस्ताव आप यहां पर पेश कर सकते हैं और सदस्य जो हैं वो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी कि एक प्रश्न से जवाब सही नहीं मिला तो दूसरा प्रश्न पूरक प्रश्न किसी को लेकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था 1909 जिसको कि मॉडल मिलिट्री रिफॉर्म कहा जाता है और जो कि भारत के विभाजन के बीज बोए। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया। यही पृथक निर्वाचक मंडल जो है वो भारत में हिंदू मुस्लिम जैसे दो भागों में बांट बांट करके एक पाकिस्तान के निर्माण की बात की। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, यहां पर एक द्वैध शासन लाया गया, द्वैध शासन। ठीक है, जिसको कि डायरकी बोलते हैं। डायरकी का मतलब क्या है कि जैसे दो विषय लाया गया, एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। ठीक है, आरक्षित विषय ऐसे थे जैसे कुछ अगर इंपॉर्टेंट विषय हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट विषय को ले आया गया आरक्षित में और बोला गया कि इस पे ज्यादा हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। हस्तांतरित विषय लाया गया जिसमें बोला गया कि कोई बात नहीं है, इसमें हस्तक्षेप चल सकता है। तो इसमें दो विषय लाया गया, एक आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय में इंपॉर्टेंट जितनी चीजें थे उनको रख लिया गया और हस्तांतरित में उतनी इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं रखा गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि द्वैध शासन का शुरुआत हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इसमें एक और देखिएगा कि द्वैध शासन कहाँ हुआ था। तो ये द्वैध शासन जो हुआ था वो हुआ था प्रांतों में, याद रखना, इसलिए प्रांतों में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे कि आगे यही द्वैध शासन 1935 में क्या होगा कि केंद्र में द्वैध शासन होगा और ये प्रांतों का खत्म होगा। कहाँ होगा? 1935 में केंद्र में होगा और 1919 में कहाँ हुआ? प्रांत में हुआ। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, दो विषय, हस्तांतरित और आरक्षित, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, कभी हिस्ट्री, जब हिस्ट्री की क्लास होगी तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आरक्षित में कौन कौन से विषय थे, आरक्षित में क्या प्रोविजन था और हस्तांतरित में क्या था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो गवर्नर और कार्यकारी परिषद जो था, ठीक है, वो विधायिका के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं लेती थी। कहां पर? रिजर्व सब्जेक्ट में। जो यही जो आपका आरक्षित विषय जो है, इसमें क्या था कि गवर्नर और कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित था ये, और विधायिका के प्रति जिम्मेदारी इनकी नहीं थी। अब समझिए कि आप ये कुछ भी करें और इनकी जिम्मेदारी ही ना हो। ठीक है, तो ये था रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट वो था, ठीक है, जिसको कि गवर्नर और मिनिस्टर्स मिलके हैंडल करते थे। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। ठीक है, इसमें क्या था कि गवर्नर और मंत्री जो था वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार था, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी गवर्नर और मंत्री जो हैं इनके द्वारा प्रशासित है और विधायिका के प्रति इनकी जिम्मेदारी है। आप सोचिए, आप देखिए यहाँ पे कानून व्यवस्था, वित्त, ये सारे कहाँ है? रिजर्व सब्जेक्ट में है। और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो क्षेत्र हैं वो कहाँ है? ट्रांसफर्ड में है। यानी कि जहाँ जिम्मेदारी नहीं लेनी है वहाँ मेन विषय दे दिया, और जहाँ जिम्मेदारी लेनी है वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को कहाँ डाल दिया? ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दिया। अब देखते हैं हम लोग कि केंद्र में पहली बार क्या हुआ कि द्विसदनीय व्यवस्था आई। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो केंद्र है, सॉरी, ये केंद्र में क्या हुआ कि यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, तो द्विसदन में क्या होगा? एक उच्च सदन और एक होगा निम्न सदन। ठीक है, तो दो सदन आया। और देश में पहली बार जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, जिसको डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत बोलते हैं, वो कहां से हुआ है? वो हुआ है 1919 से। तो आपको ध्यान देना है कि पहली बार
जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई, वो हुई 1919 से। यहाँ पर देखिए 1909 में क्या किया गया था कि सांप्रदायिकता की शुरुआत की गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसको और आगे ले गया और क्या बोला कि सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन लोग सबके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। अब सोचिए आप कि ये कितना लोगों को बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, ठीक है। तो 1909 में जहां सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात हुई थी, यहाँ पर सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोग सबके लिए अलग निर्वाचक मंडल, ठीक है। और लंदन में भारत के उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर का एक कार्यालय बनाया गया, ठीक है। इसके बाद अगला एक्ट हम लोग देखते हैं। अगला एक्ट जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया कि प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, जो कभी अस्तित्व में नहीं है। क्यों नहीं है अस्तित्व में? जैसे जो आप ये देख रहे हैं ना, रियासत, ये रियासत वाले कभी माने ही नहीं, ये माने ही नहीं कि हम एक संघ में रहेंगे। आप जब एक संघ में रहने के लिए मान ही नहीं रहा है, तो आप प्रांत और रियासत को जोड़ करके मिला करके एक संघ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो था इनका कि हम लोग संघ बनाएंगे, ये धारा का धारा रह गया पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद पावर का डिवीजन किया गया और 3 सूची बनाया गया। अब बोले कि ऐसे नहीं होगा, एक काम करेंगे हम लोग, जो सारे पावर है उनको 3 सूची में बांटेंगे। पहला बोला गया फेडरल सूची, संघ सूची, दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा था कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो फेडरल सूची में कितने विषय थे? 59 विषय थे, प्रोविंशियल में 54 थे और कंकरेंट लिस्ट में 36 थे, ठीक है। और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त, देखिए हमने बोला था ना कि 1919 में क्या किया गया कि 1919 में प्रांतों में लाया गया था, यहाँ पर प्रांतों में खत्म कर दिया गया द्वैत शासन। वो था ना कि हस्तांतरित और आरक्षित, और यहाँ पर क्या किया गया कि प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान करना। अब बोला कि प्रांत आप थोड़े आप स्वायत्त अब होना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और केंद्र में बोला कि केंद्र में हम द्वैत शासन लाएंगे, यानी कि जो संघीय विषय था उसको हम क्या करेंगे, आरक्षित और हस्तांतरित में करेंगे। यानी कि एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले थे और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले थे, उन दोनों को कहा क्या करेंगे हम लोग, केंद्र में द्वैत शासन लाएंगे। तो केंद्र में द्वैत शासन कहाँ, 1935 में, और प्रांत में कहा 1919 में। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। इसमें से कौन थे? द्विसदनीय व्यवस्था मतलब क्या, जैसे आज भी है ना बिहार में, महाराष्ट्र में है ना कि विधान परिषद है, विधानसभा है, वैसे ही द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ कहाँ, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूपी। यानी कि 11 जो प्रोविंस थे, इसमें 11 में से 6 में बोला कि हम लोग क्या लाएंगे, द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि एक विधान, जैसे विधान परिषद और एक विधानसभा। उस समय कुछ नाम अलग था, लेकिन अभी यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा की तरफ समझिए कि 6 प्रांतों में लाया गया। कौन कौन थे 6 प्रांत? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूपी, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सट्रीम चला गया, बोला कि हम लोग क्या करेंगे कि जो निर्वाचक मंडल है अब हम इसको और पृथक करेंगे, और बोले कि नहीं, अब दलित वर्गों के लिए भी दो, महिलाओं के लिए भी दो और मजदूर के लिए भी दो। देखा कि कैसे कैसे बांटा जा रहा है लोगों को अलग अलग, ठीक है। इसमें जो है कुछ न्यू इंस्टीट्यूशन भी लाया गया, जैसे कौन कौन सा, पहला लाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, दूसरा फेडरल कोर्ट 1937 में 1937 में बोला कि हम लोग फेडरल कोर्ट लेकर आएंगे, लेकर आया उन्होंने। और एक जो प्रोविंस था, जो प्रांत था, उनमें पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज हम पब्लिक सर्विस कमीशन देख रहे हैं, उसको लाया गया। अब हम सबसे लास्ट में जो एक्ट देखेंगे उसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947। यानी इसी एक्ट के अनुसार भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है इस एक्ट में कि भारत का विभाजन करके 2 डोमिनियन बनाया गया, एक जो था वो हमारा भारत और दूसरा जो है वो है पाकिस्तान। इसमें क्या किया गया कि जो वायसराय का पद था उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया। तो आप खुद सोचिए वायसराय का पद क्यों ही रहेगा। प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया, यानी कि अब वायसराय नहीं रहेंगे, अब क्या रहेंगे, गवर्नर जनरल, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा कि वायसराय का पद कब लाया गया था
गवर्नर से गवर्नर जनरल कब बने थे, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि दोनों डोमेन की संविधान सभाओं को कोई भी संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, यानी कि चाहे पाकिस्तान हो या भारत, दोनों डोमेन को बोला गया कि आप अपने हिसाब से अपने संविधान को बना सकते हैं। और जो रियासतें थी, उन रियासतों पर जो ब्रिटिश सर्वोच्चता थी उनको खत्म कर दी गई और उन्हें भारत और पाकिस्तान में किसी में भी शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहने की छूट दी गई थी, ठीक है। और लास्ट जो है वो है कि इंग्लैंड के राजा की शाही उपाधि से भारत का सम्राट की उपाधि इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो आप ये सारे एक्ट देखें, एक बार रिवीजन कर लें इसको सही से, और ऐसे ही वीडियो जैसे ये वीडियो है उसी के हिसाब से आगे के चैप्टर भी मैं कंटिन्यू करूंगा, और आप इसको देखें। इससे सारी वीडियो जो आगे के आने वाली वीडियो जितने हैं वो सारी वीडियो इससे ज्यादा अच्छी होंगी। मैं इसके जितने क्यूज होंगे, जितने एमसीक्यू होंगे, वो सारे मैं इसकी बात करवाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।